हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। कौन कॉल भी इनका हो चुका है तो उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एंड देन यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि ओवरऑल रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया कैसी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो QSR स्पेस है उसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है एज ऑफ नाउ। पहले यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं था। अगर आप लोग देखोगे माइनस में ग्रोथ हुआ करता था या फिर यहाँ से अगर देखोगे तो सिंगल डिजिट में भी मुश्किल से ग्रोथ होता था, लेकिन एज ऑफ नाउ देखोगे तो यहाँ पे पूरा टर्न अराउंड हो रहा है। सबसे पहले दिव्यानी ने बहुत अच्छे नंबर्स अनाउंस किए, देन अपना ये बारबेक्यू नेशन, अभी तो नाम चेंज होकर यूनाइटेड फूड्स हो चुका है, वो तो कंटिन्यू अच्छा कर ही रहे Q4 से और आगे का फ्यूचर आउटलुक उनका भी अच्छा है तो उनको भी आगे कवर करेंगे। QSR स्पेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आगे कवर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पे रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के अंदर। क्यों दिखती है वो सब कुछ यहाँ पे आगे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इस कंपनी को हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल ऊपर ऊपर से मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, देन यहाँ पे इनके नंबर्स डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल है दोस्तों, रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया। ये लोग यहाँ पे इनके, आप लोगों ने यहाँ पे इनका ब्रांड का नाम सुना होगा बर्गर किंग। तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, ये यहाँ पे ये आउटलेट वगैरह को ऑपरेट करते हैं और उनके अंदर यहाँ पे बर्गर वगैरह बेच के उनकी सेल्स से यहाँ पे इनका रेवेन्यू आता है, उनके यहाँ पे रॉयल्टी वगैरह से इनका रेवेन्यू आता है। इन लोगों का यहाँ पे इंडिया के अंदर लगभग 590 स्टोर्स है बर्गर किंग के, वहां से इनका रेवेन्यू आता है। और बाकी यहाँ पे ये 2 जियोग्राफीज के अंदर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। एक तो इंडिया के अंदर तो इनका सबसे कोर रेवेन्यू है, 83% रेवेन्यू यहाँ पे इंडिया से ही इनका आता है। बाकी का जो 17% रेवेन्यू है वो इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया के अंदर भी इनका बिजनेस है जहाँ पे लगभग 137 के आसपास इनके बर्गर किंग के स्टोर हैं। और उसके अलावा अगर बात करें एक और ब्रांड को भी वो लोग ऑपरेट करते हैं इंडोनेशिया के अंदर, जिसका नाम है पॉपाइस। पॉपाइस इंडिया के अंदर भी है लेकिन इंडिया वाला यहाँ पे ये लोग ऑपरेट नहीं करते, इंडोनेशिया वाला यहाँ पे जो ब्रांड है ये लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल है दोस्तों, बर्गर बेचते हैं, अपने आउटलेट में बर्गर बनाते हैं अलग अलग तरीके के और वो बेच के यहाँ पे इनका सेल्स आता है। रेस्टोरेंट बिजनेस है, वैसे रेस्टोरेंट नहीं कह सकते लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस में ही यहाँ पे इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो सिंपल सा बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे बर्गर वगैरह बेचते हैं अपने आउटलेट वगैरह खोल के। लगभग 590 स्टोर्स है इंडिया के अंदर और 137 स्टोर्स है यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे पॉपाइस भी है, वो बहुत छोटा सेगमेंट है, अभी तो 2% ही रेवेन्यू वहां से इनका आता है। 25 स्टोर्स यहाँ पे इनके पॉपाइस के है, ठीक है। इंडोनेशिया वाला जो बिजनेस है इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया था लगभग कोविड से पहले, और वहां पे कोविड से पहले इन्होंने जब एक्वायर किया तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी वहां पे। EBITDA मार्जिन्स भी उनके इंप्रूव हो रहे थे, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देन अचानक से यहाँ पे ये जो वॉर वगैरह हुआ ये इसराइल का, उसके बाद ग्लोबल लेवल पर कुछ ब्रांड का यहाँ पे बाइकआउट होने लगा। तो इंडोनेशिया के अंदर भी ये बर्गर किंग का यहाँ पे बाइकआउट हुआ, 2 बार बाइकआउट हुआ। तो इनका इंडोनेशिया वाला बिजनेस काफी अफेक्ट हुआ है, लेकिन उसका भी फ्यूचर आउटलुक कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है। उसके बारे में भी आगे यहाँ पे कौन कॉल का डिस्कशन करेंगे, तब उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक्विजिशन इन्होंने किया था यहाँ पे इंडोनेशिया वाले बिजनेस का, एंड इनका भी अभी एक्विजिशन हो चुका है। ये खुद कंपनी एक्वायर्ड हो चुकी है, किसने किया है वो भी आगे बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ सबसे पहले यहाँ पे इनके नंबर्स डिस्कस करते हैं, कैसे नंबर्स यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किए हैं। सो या लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। तो SSG इन्होंने रिपोर्ट किया है लगभग 12.5% का। ये SSG पहले रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे 5-6% का, और पिछले लगभग 2023 के बाद तो कॉन्टिन्यूसली जो है वो SSG बहुत नेगेटिव रिपोर्ट करते थे, मतलब सिंगल डिजिट का ग्रोथ ये लोग करते थे। डबल डिजिट तो यहाँ पे इन्होंने पिछले 3 साल से देखा भी नहीं था, और इसी वजह से देखोगे पिछले 15 क्वार्टर का सबसे अच्छा SSG यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया है। SSG क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि आपके 1 साल पुराने जो स्टोर्स हैं उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है। और ये ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नए स्टोर्स आप लोग ओपन करोगे उसमें ही सिर्फ ग्रोथ करते रहे, पुराने स्टोर से रेवेन्यू नहीं आया तो ओवरऑल रेवेन्यू आपका नहीं बढ़ेगा। तो SSG यहाँ पे जो है वो इंप्रूव करना जरूरी है ओवरऑल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। तो SSG बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है भाई, 15 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट SSG यहाँ पे इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर रिपोर्ट किया है। और ये जो ड्रेस्टिकली चेंजेस आया है वो आया है यहाँ पे, और ये जो SSG रिपोर्ट किया है ना इन्होंने, ये प्योर यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है, मतलब ज़्यादा फुटफॉल बढ़ा इनके स्टोर्स के अंदर। इन्होंने कोई प्राइस इंक्रीज वगैरह नहीं किया है जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू प्रपोजिशन बढ़ा और इनका इतना ग्रोथ आया नहीं। जो भी रेवेन्यू बढ़ा है वो ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से, ज़्यादा बर्गर बेचने की वजह से, मतलब ज़्यादा डिलीवरीज करने की वजह से यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ा है। और उसका रीज़न है दोस्तों ये कुछ चीज़ें। सबसे पहला यहाँ पे वैल्यू लीडरशिप, मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए, जैसे 2-4x, मतलब जैसे 99 में 2 बर्गर, 79 में 2 बर्गर, स्टर्नर मेन्यू यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया।
तो ये जो कैंपेन है इनका बहुत सक्सेसफुल रहा, फुटफॉल इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा इनका। देन यहाँ पे इनका जो एग्जिस्टिंग मेन्यू था उसको भी इन्होंने स्ट्रेंथन किया। जैसे बीके कैफ़े करके इन्होंने यहाँ पे एक इनका ब्रांड लॉन्च किया था, जो बर्गर किंग यहाँ पे इनका आउटलेट होता है उसी के अंदर यहाँ पे छोटा सा बीके कैफ़े करके एक छोटा आउटलेट यहाँ पे उसी के अंदर ही स्टोर के अंदर स्टोर यहाँ पे ओपन करते हैं ये लोग। एज ऑफ नाउ बीके कैफ़े हर बर्गर किंग में आपको नज़र नहीं आ जाएगा, लेकिन इसको भी अग्रेसिवली ये लोग बढ़ा रहे हैं। आने वाले टाइम में हर बर्गर किंग के स्टोर में आपको बीके कैफ़े नज़र आ जाएगा। 2022 में ये स्टार्ट किया था इन्होंने, तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे डेजर्ट्स शेक्स लॉन्च किए हैं, कुछ यहाँ पे कोरियन बर्गर वगैरह या फिर वोपर्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस बढ़े, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि बर्गर किंग में नए ऑप्शंस आए हैं, तो फुटफॉल इनका बढ़ा। बाकी अच्छी बात यह कि इनके जो टोटल ऑर्डर्स है उसके 90% ऑर्डर्स यहाँ पे डिजिटल ऑर्डर्स होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं। इनका जो ऐप है बीके ऐप, वहाँ से लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ से ऑर्डर आते हैं और डिलीवरी करके यहाँ पे टोटल 90% मतलब जो ऑर्डर्स है टोटल वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम इनका डिलीवरी से आया है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी इनका इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो ईयर ऑन ईयर बहुत ड्रेस्टिकली EBITDA मार्जिन हो या फिर ग्रॉस मार्जिन हो इंप्रूव हुए हैं। उसका रीज़न है एक तो यहाँ पे मेन्यू स्ट्रेटजी, ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ज़्यादा हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किए। देन यहाँ पे सप्लाई चेन को इनिशिएटिव किया, एंड देन यहाँ पे जो इनके एग्जिस्टिंग जो खर्चे थे उसको यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया, या फिर उनको यहाँ पे क्या है कि उनके अंदर कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से कॉस्ट इनका थोड़ा सा कम हुआ। जैसे अगर देखोगे आप लोग तो जो यूटिलिटी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये लोग पहले डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, एज ऑफ नाउ सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे जो मशीन्स हैं नए बॉयलर मशीन यूज़ करते हैं जिससे कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा स्केल कर पाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट है मतलब जो मार्जिन है वो काफ़ी इंक्रीज हुए ग्रॉस लेवल पर। बाकी अगर देखोगे आप लोग इंडिया वाला रेवेन्यू, तो आगे बात करते हैं रेवेन्यू वगैरह, तो ठीक है आगे अच्छे से नंबर इन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है चलिए, बाकी इंडोनेशिया वाला जो बिजनेस है दोस्तों उसमें फ्लैटिस ग्रोथ है, या फिर कह सकते हैं -4% का यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू के डिक्रीज देखने को मिला है। उसका रीज़न है एक कैंपेन इन्होंने, जैसे इंडिया के अंदर कैंपेन अलग अलग लॉन्च किए, मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल रहे इनके, वैसे ही जो इंडोनेशिया वाला बिजनेस में जैसे यहाँ पे किंग डील्स करके यहाँ पे इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जो इनका इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड दूसरा बात ये कि इंडोनेशिया वाले बिजनेस में थोड़े से हेडविंड्स थे पिछले कुछ टाइम से, जैसे बाइकआउट भी हुआ था इनके ब्रांड का। उसके अलावा भी यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो वहाँ पे थोड़े बहुत हेडविंड्स है उसकी वजह से, लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें बिहाइंड है, हम लोग प्रॉपर अभी काम कर रहे हैं। अभी ये जो मार्केटिंग कैंपेन हमारा फेल हुआ उसकी जगह हम लोग नए स्ट्रेटजीज बना के नए यहाँ पे तरीके से इस मार्केट को कैटर करने की कोशिश करेंगे। एंड आने वाले टाइम में ये लोग कह रहे हैं अभी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स के अंदर इंप्रूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें चेंज हो रही है, और इंडोनेशिया वाले बिजनेस का भी इनका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, उसको आगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मेन्यू जो है इनका, एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे गलती की जिसकी वजह से इनके इंडोनेशिया वाले बिजनेस के बर्गर किंग के मार्जिन्स भी डिक्रीज हुए। इन्होंने यहाँ पे जो चिकन वाला इनका पोर्टफोलियो था उसको ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया। अभी इनका दोस्तों जो ब्रांड है बर्गर किंग, उसकी मोनोपोली है बर्गर के अंदर। अभी आप चिकन को ज़्यादा प्रमोट करोगे, चिकन वाले आइटम्स को, तो आपके वहाँ पे लोग यहाँ पे बर्गर खाने आते हैं। ठीक है, तो बर्गर खाने तो आएंगे नहीं, मतलब चिकन का नाम लेके तो आपके वहाँ पे स्टोर पे यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि चिकन वगैरह खाने लोग KFC में जाएंगे, मैकडोनाल्ड या फिर दूसरी जगह जाते हैं जो चिकन के लिए फेमस है ब्रांड। आपका ब्रांड जो है वो पॉपाइज चिकन के लिए फेमस है, और चिकन के अंदर मार्जिन्स भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बर्गर। तो वो चीज़ से भी इन्होंने सीखा है आगे जाके, अभी यहाँ पे बर्गर को ज़्यादा प्रमोट करने वाले इंडोनेशिया के बर्गर किंग्स के स्टोर में। बाकी डिजिटल फर्स्ट अप्रोच यहाँ पे भी इनका रहने वाला है। एंड बाकी कुछ चेंजेस यहाँ पे इंडोनेशिया वाले बिजनेस में और भी किए, जैसे इन्होंने यहाँ पे जो ओवरहेड्स है, मतलब जो टोटल इनका टीम है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उसमें 25% का रिडक्शन किया है। एंड बाकी यहाँ पे जो दूसरे अनएफिशिएंट जो स्टोर थे जो नहीं चल रहे थे, ग्रोथ जिसमें बिल्कुल नहीं थे, वैसे 42 स्टोर्स इन्होंने यहाँ पे बंद किए हैं इंडोनेशिया के अंदर। और बाकी यहाँ पे डिलीवरी से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने की, मतलब डिलीवरी वाले जो ऑर्डर है ऑनलाइन ऑर्डर उसको ज़्यादा बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं ये लोग। ठीक है, दैट्स ऑन इंडोनेशिया। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स कुछ लिए थे इन्होंने, इसके यहाँ पे कुछ टेम्पलेट है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। जैसे मतलब थोड़े से कैची मार्केटिंग इन्होंने किया है, जो कि इंडिया के अंदर मेनली इनका जो मार्केटिंग कैंपेन है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे इनको इतना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, बाकी तो दोस्तों यहाँ पे नंबर्स की अगर बात करें तो इनका टोटल जो रेवेन्यू है उसका 83% रेवेन्यू इंडिया से आता है। इंडिया के अंदर एक ही ब्रांड ऑपरेट करते हैं लोग, बर्गर किंग, और बाकी का जो 17% रेवेन्यू है वो आता है यहाँ पे इंडोनेशिया से।
उसमें भी यहाँ पे जो बर्गर किंग वाला बिजनेस है इंडोनेशिया का, उसमें 15% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 2% ही रेवेन्यू यहाँ पे पॉपाइस से आता है। पॉपाइस के यहाँ पे केवल 25 स्टोर्स हैं इनके इंडोनेशिया में। 137 स्टोर इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे बर्गर किंग के हैं। बर्गर किंग के स्टोर्स ज़्यादा थे, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे इन्होंने 42 स्टोर्स यहाँ पे बंद किए, दैट्स वाई ये नंबर्स थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। बर्गर किंग इंडिया के यहाँ पे टोटल 590 स्टोर्स हो चुके हैं इंडिया के अंदर इनके, ठीक है। टोटल स्टोर काउंट लगभग 750 प्लस हो चुका है, ठीक है, दैट्स ऑसम। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो इनका जो स्टोर काउंट है वो 71% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, मतलब कि ये लोग स्टोर एक्सपांशन काफ़ी रैपिडली कर रहे हैं। 70% से ईयर ऑन ईयर स्टोर काउंट बढ़ा है, दैट्स ऑसम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इस क्वार्टर इन्होंने नए 9 स्टोर्स ओपन कर दिए, दैट्स ऑसम भाई। एवरेज डेली सेल्स भी इनका बढ़ा है। ऑफकोर्स यहाँ पे एसएसजी बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेगा ही, मतलब एक आउटलेट में यहाँ पे दिन का कितना ये लोग रेवेन्यू करते वो। एंड बाकी जो रेवेन्यू है इनका इंडिया वाले बिजनेस का वो 23.6% से इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस लेवल पर ग्रॉस लेवल पर मार्जिन इन्होंने 70.8% की रिपोर्ट किए हैं, और ये नंबर बहुत अच्छा है। इतने हाई मार्जिन से इन्होंने रिपोर्ट किए हैं अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करके शॉर्ट टाइम के अंदर। एक्चुअल में इन्होंने पिछले ईयर बोला था कि आने वाले 2 से 3 साल ये लोग देख रहे हैं कि जो ग्रॉस मार्जिन है उसको 72% पे ले जाए, लेकिन ये नंबर ये लोग उससे पहले ही अचीव कर लेंगे, उससे पहले ही वो ग्रॉस मार्जिन ओ लेवल का अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस मार्जिन के अंदर लगभग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, ठीक है। रेस्टोरेंट लेवल पर जो EBITDA है वो 68% से इंक्रीज हुआ है। अब ये रेस्टोरेंट लेवल पर EBITDA क्या होता है? रेस्टोरेंट लेवल पर EBITDA इन द सेंस दोस्तों जो एक आउटलेट होता है, जो रेस्टोरेंट बोलते हैं लोग आउटलेट को, तो बर्गर किंग का मान लो एक रेस्टोरेंट है, या फिर बर्गर किंग के जितने भी आउटलेट हैं, वो आउटलेट को ऑपरेशनल करने के लिए जो कॉस्ट होता है उसको निकाल के यहाँ पे जो EBITDA बचता है उसको बोलते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट लेवल EBITDA। लेकिन उसके अलावा भी एक और EBITDA होता है, जैसे रेस्टोरेंट के खर्चे वगैरह निकाल के जो EBITDA बचा है वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी लेवल पर भी आपको दूसरे भी और खर्चे होते हैं। जैसे कंपनी का कोई बिल्डिंग होता है उसमें एक्सपेंसेस लग जाते हैं, कंपनी के कुछ और एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे एक्सपेंसेस लग जाते हैं, आपको अपना ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए और मार्केटिंग करने पड़ते हैं, या फिर और भी खर्चे जो कंपनी लेवल पर होते हैं उसको माइनस करके जो EBITDA बचता है उसको बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपनी लेवल EBITDA। ये भी 133% से इनका ग्रो हुआ है। तो हर लेवल पर इन्होंने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए इंडिया वाले बिजनेस के अंदर। देन यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो इंडोनेशिया वाला जो इनका बिजनेस है उसमें अगर देखोगे आप लोग तो इनके इंडोनेशिया में टोटल 162 स्टोर्स हो चुके हैं, मतलब डिक्रीज हुए ऑफकोर्स यहाँ पे स्टोर्स, और अभी नए स्टोर ये लोग ओपन नहीं करेंगे इंडोनेशिया में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमको हमारी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है इंडोनेशिया के अंदर। जैसे मान लो कि अभी इनके जो EBITDA मार्जिन से वहाँ पे जो डिक्रीज हुए थे प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से, देन यहाँ पे जो फुटफॉल इनका कम हो चुका है, दैट्स वाई इनको काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स भी यहाँ पे बंद करने पड़े। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि नए स्टोर्स ओपन करने की तरफ यहाँ पे इंडोनेशिया में ये लोग नहीं देख रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की तरफ देख रहे हैं। अभी इनका यहाँ पे जो एवरेज डेली सेल्स है वो भी कम हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, ये तो मतलब कंपेयर नहीं, ये तो मतलब इंडिविजुअल लेवल पर दिखाया गया है। बर्गर किंग का 102K का है, 1,02,000 का, यहाँ पे ये 69K का है, और ये 97K का है ओवरऑल बेस पर। बाकी तो ये सारे जो नंबर्स है वो वापस से आगे दिए हुए ही है, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग यहाँ पे हाँ टोटल इनका कंसोलिडेट लेवल पर अगर देखोगे तो टोटल यहाँ पे 750 प्लस स्टोर्स हो चुके हैं, 822 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, 93 करोड़ आसपास यहाँ पे EBITDA मतलब रेस्टोरेंट लेवल पर EBITDA किया है, 43 करोड़ का यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो इन्होंने कंपनी लेवल पर EBITDA रिपोर्ट किया है, ठीक है। चलिए बाकी अगर देखोगे आप लोग दोस्तों कुछ और चीज़ें, तो लगभग 69% से स्टोर काउंट ऑल ओवर यहाँ पे कंसोलिडेट बेस पर यहाँ पे 69% से स्टोर काउंट इन्होंने बढ़ा है, ऑलमोस्ट 70% कह सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो 18% से बढ़ा है कंसोलिडेट लेवल पर, मतलब इंडोनेशिया और इंडिया का दोनों का बिजनेस यहाँ पे अगर बात करो तो दोनों को यहाँ पे मर्ज करके 18% इनका रेवेन्यू बढ़ा है। रेस्टोरेंट लेवल पर यहाँ पे कंसोलिडेट जो रेस्टोरेंट EBITDA है इनका वो 73% से बढ़ा है, और कंपनी लेवल पर जो EBITDA है उसमें तो लगभग यहाँ पे 365% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो दैट्स अमेजिंग भाई, बहुत अच्छे नंबर्स हर लेवल के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। बाकी अगर देखोगे यहाँ पे दोस्तों जो इनका इंडिया वाला बिजनेस का इन्होंने Q1 का समरी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ये जो 5 साल वाले इन्होंने समरी दिया है ना वो काफ़ी अच्छा है। मतलब देखोगे आप लोग पहले 2024 के आसपास 850 आसपास स्टोर्स थे, अभी 600 स्टोर्स की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं।
एवरेज डेली सेल्स यहाँ पे इनका पहले अगर देखोगे आप लोग 2025 में 1,14,000 आसपास हुआ करता था, तो इनका यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो है वो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे एवरेज डेली सेल्स भी रिपोर्ट किया है। एसएसजी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि बेस छोटा था, लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल से इनका देख सकते हो 2023 के बाद 2-3-1% का 4% का हार्डली कोई ग्रोथ था, अभी सीधा 12.5% का इन्होंने एसएसजी रिपोर्ट किया। दैट्स अमेजिंग। रेवेन्यू इनका कॉन्टिन्यूसली बेस पर बढ़ा है, ठीक है। अगर देखोगे आप लोग तो पहले कंपनी यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू करते थे उसका मुकाबले इनका कॉन्टिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ा है। यहाँ पे देखोगे इस क्वार्टर भी 682 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर लिया है, ठीक है। और ये डिलीवरी मिक्स का क्या मतलब है इंडिया के अंदर, मतलब जो टोटल ऑर्डर्स है उसके ऑनलाइन ऑर्डर्स कितने इन्होंने रिपोर्ट मतलब डिलीवर किए हैं वो नंबर है। ग्रॉस प्रॉफिट भी इनके यहाँ पे ओवरऑल इंडिया के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट किया उसकी बात हमने कर ली, बहुत अच्छा नंबर है ग्रॉस प्रॉफिट का। यहाँ पे भी कांस्टेंट लेवल पर रेस्टोरेंट इबिडा भी इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी लेवल पर भी इबिडा यहाँ पे इनका इंक्रीज़ ही हुआ है। इंडोनेशिया वाला जो बिज़नेस है दोस्तों, इसमें जो है वो पिछले कुछ टाइम से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही है इनकी। अगर आप लोग देखोगे एवरेज डेली सेल्स जो Q1 FY26 में 1,06,000 का हुआ करता था, वो अभी यहाँ पे 1,02,000 का हो चुका है बर्गर किंग वाले बिजनेस में। पॉप आइस के अंदर भी सेम यहाँ पे जो एवरेज डेली सेल्स है वो डिक्रीज़ हुआ है। देन रेवेन्यू इनका यहाँ पे जो है वो 4% से डिक्रीज़ हुआ है बर्गर किंग का भी और पॉप आइस का भी। तो यहाँ पे फुटफॉल का इम्पैक्ट हुआ है पिछले कुछ टाइम से। एंड देन अगर देखोगे तो आप लोग ईयर ऑन ईयर इनके जो इबिडा मार्जिन है रेस्टोरेंट लेवल पर वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे अच्छा इबिडा मार्जिन के अंदर अच्छा ग्रोथ है, लगभग यहाँ पे 60 बेसिस पॉइंट का है। और ये लोग कह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो रही है, आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आपको इंडोनेशिया के जो बिजनेस के नंबर्स हैं वो नंबर्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ग्राउंड लेवल पर चीज़ें हमारे लिए जो है वो अच्छी हो रही है। यहाँ पे लगभग फ्लैट ही से ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे जो मार्जिन है वो पॉप आइस के मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। चलिए पिछले 3 साल का इनका जो इंडोनेशिया के बिज़नेस का समरी है वो देख सकते हो यहाँ पे वो मतलब एवरेज डेली सेल्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है पिछले 3 साल में। बाकी रेवेन्यू इनका जो अगर है तो वो डिक्रीज़ हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पिछले कुछ टाइम्स में अगर देखोगे तो इंडोनेशिया वाले बिजनेस में इतना ग्रोथ नहीं है। रेस्टोरेंट लेवल पर इबिडा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। पॉप आइस का भी सेम वही ट्रेंड चला है, ठीक है। चलिए ये कुछ यहाँ पे समरी है दोस्तों। इंडिया वाला बिजनेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंसोलिडेट लेवल पर देखिए अगर तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे इस क्वार्टर रिपोर्ट किया 69% के आसपास। उसके अलावा अगर देखो रेस्टोरेंट लेवल पर भी इबिडा मार्जिन यहाँ पे लगभग 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। 16.8% के इबिडा मार्जिन अभी 19% के हो चुके हैं। अगर टोटल लॉसेस की अगर बात करें तो उसमें भी मतलब जो टोटल लॉसेस थे उसमें भी यहाँ पे 27% आसपास का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले क्या था -6.5% के लॉसेस ये लोग रिपोर्ट करते टोटल रेवेन्यू का, अभी 4% हो चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑसम भाई, ठीक है। ओवरऑल नंबर्स दोस्तों बहुत अच्छे हैं। अगर बात करोगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कंपनी ने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए हैं। हर जगह पर इबिडा मार्जिन्स हो, ग्रॉस मार्जिन्स हो, सारी जगह पे इनका यहाँ पे अच्छा इन्होंने मतलब नंबर्स रिपोर्ट अच्छा किया है। और एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर भी ये लोग टर्न अराउंड हो रहे धीरे धीरे। बाकी यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कॉन कॉल के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त हम लोग जाहिर नहीं करेंगे। देन वैल्यूएशंस वाले पार्ट के अंदर वैल्यूएशंस तो इनका क्या ही करेंगे, प्रॉफिट है ही नहीं। लेकिन ओवरऑल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है लास्ट में शेयर कर दूंगा। अभी कॉन कॉल में क्या समरी है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए सो या गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कॉन कॉल में डिस्कस हुए थे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोर एक्सपांशन, 9 नए स्टोर्स यहाँ पे इन्होंने ओपन किए हैं इस क्वार्टर के अंदर, और इनका टोटल यहाँ पे जो स्टोर काउंट है वो 590 के आसपास पहुंच चुका है। बाकी स्टोर गाइडेंस कुछ दिया नहीं है, मतलब नए स्टोर्स को ओपन करने को लेकर इन्होंने। देन यहाँ पे दोस्तों स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताया इन्होंने, तो इनका सेम वही स्ट्रैटेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। वैल्यूएबल प्रोडक्ट देना चाहेंगे चीप प्राइस के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्टर्नर करके यहाँ पे इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन किया था, या फिर 2 for X लाइक 2 बर्गर इन लाइक 79 या 99। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो अपना फुटफॉल बढ़ाने के लिए ये वैल्यूएबल अप्रोच ही बढ़ाएं, मतलब जो वैल्यू लीडरशिप है उसको ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
चलिए, बाकी कुछ यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट भी ये लोग लॉन्च करेंगे अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है वो ये कैंपेन तो स्टार्ट ही रखेंगे लोग। लेकिन कुछ यहाँ पे नए लॉन्चेस भी ये लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी कुछ कोरियन बर्गर इन्होंने लॉन्च किए, पेरी पेरी बर्गर कुछ लॉन्च किए, कुछ वूपर्स वगैरह लॉन्च किए कोरियन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीमियम प्रोडक्ट भी थोड़े से लॉन्च करेंगे, तो फुटफॉल आएगा, वो यहाँ पे वो प्रोडक्ट की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो डिजिटल जो ऑर्डर्स है उसमें यहाँ पे 90% जो टोटल ऑर्डर्स है उसका 90% ओवरऑल बेस पर यहाँ पे इनके डिजिटल जो है वो ऑर्डर रहता है, जिससे क्या है यहाँ पे दोस्तों इनका खुद का भी ऐप है यहाँ पे, एंड इससे क्या यहाँ पे इनका जो CPM है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए तो इन्होंने जो जो चीज़ें की है, जो इनिशिएटिव्स लिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे। जैसे ये मशीन्स वगैरह में नए लाना या फिर सोलार का एडोप्शन ज़्यादा करना, वो सारी चीज़ें, और यही चीज़ ये लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले अब यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर भी, क्योंकि ये चीज़ से इन्होंने ग्रॉस मार्जिन बहुत ड्रास्टिकल लेवल पर इंडिया के अंदर चेंज किए हैं, और यही अप्रोच यहाँ पे लोग जो है वो इंडोनेशिया के अंदर भी जो है वो लेके जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे इंडोनेशिया में एज ऑफ नाउ ये नए स्टोर्स ओपन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। बाकी अभी क्या है दोस्तों, इनका जो मार्केटिंग स्पेंड था वो Q1 में ज़्यादा रहता है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि Q1 में एक तो यहाँ पे बारिश वगैरह की तरफ से फुटफॉल नहीं रहता, कोई फेस्टिव सीजन भी नहीं रहता, तो आपको मार्केटिंग स्पेंड ज़्यादा करना पड़ता है फुटफॉल लाने के लिए। सो टोटल 6.6% का यहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड था। ये आने वाले क्वार्टर्स में जो है ये Q4 इनका सीजनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, तो आने वाले क्वार्टर्स में मार्केटिंग स्पेंड यहाँ पे जो है वो इनके डिक्रीज होंगे, तो वहाँ से भी इनका मार्जिन्स एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया वाला जो बिजनेस है उसमें अगर आप लोग देखोगे तो 137 स्टोर्स है एज ऑफ नाउ इनके बर्गर किंग के, 25 स्टोर्स है इनके यहाँ पे पॉपाइज के, ठीक है। बाकी बर्गर किंग वाला जो बिजनेस है इनका EBITDA पॉजिटिव रहा है, 6.4 करोड़ आसपास का EBITDA इन्होंने कुछ यहाँ पे इन्होंने मतलब रिपोर्ट किया है, और ये मतलब कुछ नए स्ट्रैटेजी ला रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडोनेशिया वाला बिजनेस है उसमें भी आपको फुटफॉल और मतलब नंबर्स लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉप आइस वाला जो इनका बिजनेस है दोस्तों, उसके अंदर 3 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने, और मैनेजमेंट यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग स्ट्रैटेजीज के ऊपर मतलब वर्क कर रहे हैं, जिससे इस ब्रांड को हम लोग यहाँ पे वापस से ट्रैक के ऊपर लेके आ सकें, ठीक है। बाकी तो इंडोनेशिया में और चीज़ें तो आपको पता है, इंडोनेशिया वाले बिजनेस में 25% जो इनके टोटल एम्प्लॉयज़ थे उसमें रिडक्शन किया, जो नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स थे वो 42 स्टोर्स इन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। तो यही है। बाकी इंडोनेशिया के लिए क्या इनका यहाँ पे आने वाले टाइम में कैपेक्स की अगर बात करें तो इनका जो मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है यहाँ पे बर्गर किंग का, वो यहाँ पे 9 मिलियंस का मार्केटिंग वगैरह में स्पेंड करने वाला है, तो उससे उनको फायदा होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ और यहाँ पे स्ट्रेटजीज और इनका जो रिसेंटली इन्होंने मतलब ये एक्वायर्ड जो हुए हैं, ये पहले यहाँ पे एवरस्टोन कैपिटल करके यहाँ पे जो कंपनी था वो इनको यहाँ पे ऑन करता था, लेकिन एज ऑफ नाउ ये कंपनी यहाँ पे एक्वायर्ड हो चुकी है, और इनको एक्वायर किया यहाँ पे दोस्तों एक ग्रुप है यहाँ पे इंस्पिरा ग्लोबल करके, उन्होंने यहाँ पे इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है एज ऑफ नाउ, जो मतलब कंपनी चलाने वाले लोग हैं वो तो सेम रहेंगे, आगे जाके ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट ही काम करेंगे, और जो नए प्रमोटर है जो मतलब ये इंस्पिरा जिन्होंने यहाँ पे इनको एक्वायर किया है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह इनके साथ वो लोग शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो इंस्पिरा ग्लोबल है ना वो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। उसके जो यहाँ पे लाइक CEO है या MD या फिर CEO है यहाँ पे इंस्पिरा ग्लोबल के, उसका नाम है यहाँ पे आयुष अग्रवाल, आपने नाम भी सुना होगा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसने बना दिए, जैसे यहाँ पे चाइनीज वॉक करके, बिग बॉल करके, द मोमो करके, ये सारे ब्रांड बनाने में जो मतलब इसके बिहाइंड द सीन्स जो बंदा है वो यहाँ पे आयुष अग्रवाल, और आयुष अग्रवाल ही यहाँ पे मेन प्रमोटर है जिन्होंने यहाँ पे मतलब इंस्पिरा ग्लोबल का, जिन्होंने यहाँ पे इस कंपनी को एक्वायर किया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो वहाँ से जो फंड आया है उसको कैसे यूज़ करना है, आगे जाके क्या स्ट्रेटजीज हमको यहाँ पे अपनानी है, और किस तरीके से हम नए नए इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसके लिए हमको 1-2 क्वार्टर्स का मतलब टाइम चाहिए। एज ऑफ नाउ हमारा जो नए प्रमोटर्स हैं उनके साथ मीटिंग होता रहता है, एंड आने वाले टाइम में वहाँ से आपको अच्छे अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम में जो इंस्पिरा ग्लोबल है वो भी कॉन कॉल में हिस्सा लेने लगे, और उनका जो ये आयुष अग्रवाल का भाई इसको एक्सपीरियंस इनको मिलेगा ना मतलब रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया को, तो आगे जाके यहाँ पे और भी अच्छा ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ये मैनेजमेंट है भाई, ठीक है। बाकी वही है, इंडिपेंडेंट ये लोग रहेंगे, मतलब जो ये इंस्पिरा ग्लोबल का जो मैनेजमेंट है इनमें दखलगिरी नहीं करेगा, और ना ही इन दोनों का कोई सिनर्जीज होगा कि
जैसे उनका जो ब्रांड है ये चाइनीज वॉक और बर्गर किंग को दोनों को यहाँ पे सिनराइज करके कोई और नया आउटलेट ओपन कर दिया या फिर दोनों को सिनराइज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बर्गर किंग एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांड ही ऑपरेट करेगा और इंडिपेंडेंट प्रमोटर्स ही रहेंगे इनके, ठीक है। बाकी तो वही है दोस्तों के हाँ, डिमांड को लेके कि कोई फ्यूचर आउटलुक इन्होंने क्लियर नहीं दिया, कोई गाइडेंस क्लियर नहीं दिया, फॉरवर्ड लुकिंग कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इतना बताया है कि डिमांड काफ़ी अच्छी है और नंबर्स आने वाले टाइम में अच्छा रिपोर्ट होने की पूरी संभावना है। और ये लोग कह रहे हैं Q2 का जो डिमांड है वो Q1 से भी ज़्यादा एज ऑफ नाउ हमको दिखाई दे रहा है, मतलब फुटफॉल Q2 के अंदर Q1 से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है वो दोस्तों डिस्कस किए हैं। मेनली मैंने जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कॉन कॉल की वो आपके साथ डिस्कस कर लिए। सो या कंपनी गोइंग इन राइट डायरेक्शन, अच्छा कर रही है कंपनी। एंड जब कंपनी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करती है, लॉस से प्रॉफिट में आती है, टर्न अराउंड की तरफ जाती है दोस्तों, तो मार्केट उसको यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे अप्रिशिएट करता है, रिवॉर्ड करता है। लेकिन दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया है वो मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे टाइम से है, तो मैं थोड़ा सा बायस्ड भी हो सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे जो भी ओपिनियन है वो थोड़े से बायस्ड भी हो सकते हैं, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए वीडियो बनाया है, इसको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है। आपको अपने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट हो उसके साथ इसको यहाँ पे सिनराइज करना है। एंड ओवरऑल अगर बात करें तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। इन्वेस्टमेंट हमेशा सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। अभी एज ऑफ नाउ अपने मेरे कहने पे या फिर किसी का वीडियो देख के ले लिया, अगर आपको उस कंपनी को ट्रैक नहीं करना है आगे जाके, तो अगर एज ऑफ नाउ तो अच्छा कर रही है कंपनी, आगे जाके कोई दिक्कत आती है और कंपनी के अंदर यहाँ पे कुछ दिक्कतें देखने को मिली तो आप वहाँ पे क्या है फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अभी क्या करना है, ठीक है। तो अपना डिसीजन खुद लीजिए, वीडियो को हमेशा लर्निंग पर्पज़ के लिए लीजिए। बाकी ओवरऑल मतलब अच्छा फ्यूचर आउटलुक है, क्लियर फ्यूचर आउटलुक तो यहाँ पे कंपनी ने नहीं बोला है कुछ भी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो टोन था मैनेजमेंट का वो बुलिश था। और आगे और भी अपकमिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे नया मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस इनको मिलेगा, जो कैपिटल इनके पास आया है उनको ये लोग अच्छी चीज़ों में अगर एलोकेट करेंगे तो वहाँ से इनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो देखेंगे बाकी आने वाले क्वार्टर्स में, 1-2 क्वार्टर्स और यहाँ पे इनको ट्रैक करेंगे और आगे जो भी अपडेट्स होंगे यहाँ पे इस कंपनी के बारे में वो मैं जरूर से यहाँ पे वीडियो बना के डिस्कस करूँगा आपके साथ। बाकी आपका जो भी दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके फीडबैक है वो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। आप जो भी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी शेयर करना है आपको वो कमेंट्स के अंदर आपके एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।